वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। तो आज हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखते हैं हम अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। जो मानव आर्थिक गतिविधियाँ करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि हो वो आर्थिक गतिविधि कहलाएंगी। ठीक है। अब अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य ही होता है कि मानव का जीवन बेहतर हो। ठीक है, पृथ्वी पर मानव का जीवन बेहतर हो, खुशहाली आए, जनसंख्या को खुशहाली मिले। अब आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, और उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। ठीक है, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ कहाँ के थे? तो ये थे आपके स्कॉटलैंड के। बाकी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अर्थशास्त्र के स्वरूप रहते हैं। तो अर्थशास्त्र मेनली 2 टाइप का रहता है। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार रहते हैं? 2 टाइप्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और एक और रहती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी हम मान सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण रहेंगे? देखिए, सरकारी अहस्तक्षेप, मतलब अब सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, प्रतियोगिता बनी रहती है, कंपटीशन की भावना रहती है ना, और व्यापारिक गतिविधियां टॉप पर रहती हैं, जिससे खुशहाली रहती है ना। बाजार शक्तियों का नियंत्रण स्वतंत्र रहता है, मतलब सरकार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो द वेल्थ ऑफ नेशन है पुस्तक एडम स्मिथ की, जो कि 1776 में लिखे गए थे। एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। तो इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण जो है विवरण इस बुक में दर्शाया है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताया गया है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि किसकी बुक थी? द एडम स्मिथ की। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्या दिया है। जो यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कार्य करती हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वैसे इसका देख लेते हैं कि इसका जो स्वामी होता है वो निजी स्वामी होता है। सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता है ना, सरकार कोई भूमिका नहीं रहती है। वस्तुओं और सेवाओं का जो भी व्यापार होता है निजी हाथों के द्वारा होता है। फिर बाजार के सिद्धांतों, अर्थव्यवस्था जो बाजार के तौर पर काम करती है, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता। ठीक है, उत्पादन विपणन जो भी क्रियाएं होती हैं उस पर निजी क्षेत्र एवं बाजार के नियंत्रण रहता है। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप की अर्थव्यवस्था। अभी हमने पूंजीवादी देखी, अब देखते हैं समाजवादी। तो समाजवादी कार्ल मार्क्स, ठीक है, दास कैपिटल में इसकी विशेषता मिलती है। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक जर्मन थे जो कि दार्शनिक हैं, और इनकी एक बुक है दास कैपिटल, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का विवरण देखने को मिलता है। तो देख लेते समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है? पूंजीवादी के विरुद्ध है ये। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है? सरकार का स्वामित्व होता है आर्थिक संसाधनों पे। अर्थव्यवस्था में बाजार शक्ति, मांग आदि अनुपस्थित होते हैं। उत्पादन की सभी गतिविधियां स्वयं राज्य सरकार करती है, मतलब पूरा नियंत्रण सरकार के पास रहता है। निजी स्वामित्व का कोई वो नहीं रहता उसमें, है ना। फिर हस्तक्षेप और पूर्ण नियंत्रण वगैरह निजी हाथों में ना हो के राज्य के हाथों में होते हैं, जैसे कि चीन, सोवियत संघ, ये सब कौन सी? साम्यवादी अर्थात समाजवादी व्यवस्था है। अब देख लेते हैं हम इस प्रकार की व्यवस्था के कई नाम मिलते हैं, जैसे केंद्रीकृत व्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था आदि। अब थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के ये दी गई है। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स की अवधारणा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था? तो भारत की क्या है? कैसी अर्थव्यवस्था भारत की? तो मिश्रित ही अर्थव्यवस्था, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो क्या हुआ था? देखिए 1929 में एक महान मंदी आई थी। ठीक है, उस टाइम पे 1929 में एक मंदी आई थी। इसमें आर्थिक संकट का समाधान करने के लिए पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की बात की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध ने इसे अर्थव्यवस्था को सफल मॉडल, मतलब अच्छा माना इसको। इसमें क्या दोनों के हाथ में रहता है, जो
संसाधनों की बागडोर है वो राज्य और निजी दोनों के हाथों में रहता है। जहाँ पे जो ज़रूरी है वो उनके हाथ में दे दिया जाता है, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करती है। उत्पादों के उत्पादन व वितरण में बाजार के नियम गैर नियम आदि में दोनों सक्रिय रहते हैं ना। मूल्य निर्धारण बाजार के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि सरकार के द्वारा किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी उद्देश्य है। दोनों में समन्वय स्थापित करना, सरकार और लोग अर्थात निजी लोग, ठीक है। सरकार सामाजिक क्षेत्रों के दायित्व की अवहेलना नहीं करती हैं। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के में समन्वय पर ध्यान दिया जाता है। और भारत में अर्थव्यवस्था का मिश्रित मॉडल ही अपनाया गया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो अब देख लेते हैं बाजार समाजवाद। ये कौन सा टॉपिक है? इसमें क्या बोला गया है कि जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कुछ तत्व समावेश होते हैं। जैसे समाजवादी में मतलब पूंजीवादी कुछ तत्व अगर विद्यमान पाए जाते तो उसे बोला जाता है बाजार समाजवाद, है ना। ये सारी टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं हम क्या क्या दिया। हाँ, अर्थशास्त्र को मेनली 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 3 क्षेत्रों में बांट के हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक प्राथमिक अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाती, कृषि, उत्खनन, पशुपालन, ये सारे क्षेत्र आते हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, इन्हें रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, उद्योग, वस्त्र, जो पेट्रोकेमिकल्स, रसायन। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है जिस क्षेत्र में, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जिसमें उद्योग मतलब कुछ बनाया जा रहा है। और सेवा क्षेत्र किसमें होता है, जिसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे कि चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन, ये सारी क्या सेवाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जीडीपी में योगदान। भारत के संदर्भ में जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, जीडीपी में 18% योगदान के बावजूद आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर भारत को 65% से अधिक जीविका पर निर्भर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जीडीपी में केवल 18% कृषि का योगदान है, लेकिन फिर भी इसमें जो लोगों को कार्यरत हैं वो है 65%। अर्थात सकल आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जिस अनुपात में घटा है, आजीविका की निर्भरता उस अनुपात में नहीं घटी है। ये एक विडंबना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र, जीडीपी वगैरह, ये सारे डेटा दिए गए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।